हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समाप्त करने जा रहे हैं। अगर अब तक आप लोगों ने हमारी पुस्तकें नहीं ली हैं तो बालकों ले लेना, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है। तो सबसे आसान भाषा ये वो है जो आपको चाहिए, इसमें अवेलेबल है। लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, बट उससे पहले तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये चैप्टर जितना न्यूमेरिकल है उतना ही थ्योरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम। जनाब, नेशनल इनकम होती क्या है? तो अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोले तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या है? वो फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है बेटा? लैंड से कमाई हुई रेंट, लेबर के थ्रू कमाया हुआ वेजेस, और बोलो फटाफट से, कैपिटल के थ्रू कमाया हुआ इंटरेस्ट, और बिजनेस के थ्रू कमाया हुआ या एंटरप्रेन्योर के थ्रू कमाया हुआ प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम जो होती है वो इन चारों को जोड़कर है। सो नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक देश के लोगों ने एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विस, ये प्रोडक्टिव सर्विस उन्होंने करी है जिसके बदले VICE, जिसके बदले उन लोगों को ये इनकम मिली है। तो जब इसको जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिलती है। अब नेशनल इनकम भारत के अंदर बेसिकली तीन अलग अलग तरीकों या तीन अलग अलग मेथड से कैलकुलेट की जाती है। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। आप ध्यान से समझ लो, आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कुछ और आ रही है, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कुछ और आ रही है, और एक्सपेंडिचर से नेशनल इनकम कुछ और आ रही है। ये तीनों मेथड से सेम अमाउंट की नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। अब सवाल उठता है कि सर अगर ये तीनों से सेम ही उठती है तो फिर हम ये तीन अलग अलग मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो सिंपल रीजन है, फॉर क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेक करने के लिए कि जनाब हम गलत तो नहीं कर रहे। पता चला पहले मेथड से आंसर आया 10,000 करोड़, दूसरे से आया 10,500 करोड़, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है। अगर एक ही मेथड होगा तो पता कैसे चलेगा? अब दूसरी बात, सर ये करता कौन है? तो भारत के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम क्या करती है? स्टैटिस्टिकल है तो नंबरों की बात करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है ताकि ये नंबर्स डेटा रिलेटेड कार्य कर सके, डेटा को इकट्ठा कर सके। तो भारत के अंदर CSO जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं कि हम इस चैप्टर में नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम मतलब क्या। तो जब भी हम आपको बोलें कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है तो आपको समझ जाना है कि नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। क्या होता है? NNPFC। देखो, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, ये सब सीखा था। उसके अंदर हम समझ गए थे कि जनाब अगर हम GNP-MP पे हैं, हमें NDPFC पे पहुंचना है, या मान लो NNP-MP पे पहुंचना है, या मान लो NNPFC पे पहुंचना है, या मान लो GNPFC पे पहुंचना है, या किसी और एग्रीगेट पे पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट वाला, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस वाला, और डोमेस्टिक से नेशनल वाला। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आई पर्सनली प्रेफर कि यार एक बार जाके पढ़ लो, मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो डाल दूं, क्योंकि उसके बिना इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में यहां से आगे कैसे बढ़ना ये तो सीख लिया, पर अब तक हम ये नहीं सीखे कि यहां कैसे आते हैं। मतलब बाजार में किन किन चीजों को जोड़ेंगे कि हमें मान लो NDPFC निकालना है तो ये मिल जाए। GDP हमने जो बचपन से पढ़ा है उसको कैलकुलेट करने के लिए किन चीजों को ऐड किया जाता है, हमें पता है यहां से यहां कैसे पहुंचना है, पर GDP तक कैसे पहुंचना है इसका रास्ता नहीं पता। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको स्पेसिफिकली इस रास्ते को क्लियर करेगा कि बाजार में मौजूद ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं
जिनको अगर आप जोड़ दो तो आप जीडीपी तक पहुंच पाओगे। समझ में आ गया? सो आज के बाद कोई आपको बोले नेशनल इनकम निकालनी है तो वो आपको बोल रहा है कि जनाब एनएनपीएससी निकालो। एनएनपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये होता है नेशनल इनकम का मतलब। अगर आपको कोई बोले डोमेस्टिक निकालनी है तो बस इस नेशनल की जगह डोमेस्टिक रख दो, यानी कि डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया? तो हम तीनों मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेथड से, वैल्यू एडिड मेथड। अब ये वैल्यू एडिड मेथड काम कैसे करता है ध्यान से समझो। मैं एग्जांपल लेता हूं अपनी ही पुस्तक का और उससे आप समझाता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये पुस्तक जो है ये मैक्रो है, या चलो मैक्रो का एग्जांपल लेते हैं। ये अभी आपको 349 के अंदर अवेलेबल हो रही है, कॉम्बो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे ये 349 में मिल रही हो, मुझे तो इससे सस्ती मिल रही हो। फर्ज कीजिए कि ये किताब मुझे 250 में पड़ रही है, इंक्लूडिंग डिलीवरी वगैरह सब, मतलब 250 रुपए में ये मेरे पास आ जाती है और कुरियर चार्जेस पेड आते हैं। एग्जाम्पल के रूप मैं आपको कितने में बेच रहा हूं? 350 में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 249 से 349 तक का ये 100 रुपए का जो सफर है ये मेरा प्रॉफिट है? से सुनो भाई, 250 में मुझे पड़ रही है, 350 में मैं अगर आपको दे रहा हूं तो 100 रुपए क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया, सिंपल भाषा। बट अगर इसको हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ बिजनेसमैन को हो रहा है। अभी मैं हूं बट जनरल केस में नहीं होते सब। तो यहां पर इस प्रॉफिट को हम लिखते हैं वैल्यू एडेड। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। यानी इस पर्टिकुलर मेथड में हम बस ये पता लगाएंगे कि एक व्यक्ति को सामान कितने में पड़ा और उसने कितने में बेच डाला, कितने में पड़ा और उसने कितने में बेच डाला। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। कैसे लिखेंगे देखो, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। कंजम्पशन वापिस समझ लो, सिंपल भाषा में अगर इसको समझे तो सिंपल भाषा में ये है कि भैया कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा। जो इनके बीच का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट, इको की भाषा में बोले तो वैल्यू एडेड। फर्ज कीजिए मेरे पेनों की दुकान है, ये पेन जो है ये मुझे 8 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, कहां से पड़ रहा है भैया? ये मैंने होलसेलर से खरीदा। ठीक है, तो ये मुझे कितने का पड़ा? 8 रुपए का। जबकि आप जब मेरी दुकान पर आए तो मैंने आपको ये पेन 10 रुपए का बेच दिया। तो क्या कह सकते हैं मैंने बीच में 2 रुपए का मार्जिन करा। ये मार्जिन मैंने क्यों करा? भैया मैंने बहुत मेहनत करी है, होलसेलर से धूप में जाके ये पेन लेकर आया हूं, डिस्प्ले में लगाया है, धूल मिट्टी हो गई थी उसको झाड़ा भी है, और ये झाड़ने के बाद मेरे पास 2 रुपए तो मेरी मेहनत का बनता है। तो ये क्या हो गया? ये मेरा मार्जिन हो गया, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। बहुत सिंपल भाषा में समझ गए? तो फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड के थ्रू हम नेशनल इनकम निकालेंगे, और वैल्यू एडेड का मतलब कितने में खरीदा और कितने में बेचे के बीच का डिफरेंस। अब देखिए एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। अलग अलग फेजेस में जब कोई सामान जाता है तो हम उसको उसका वैल्यू एडेड निकालते हैं और उससे नेशनल इनकम बनती है। देखो पहले इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल लेके समझ लेंगे। हर एंटरप्राइज किसी न किसी तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, मैं ये चीज मिटाता हूं फिर वापस लिखेंगे इसको। मान लीजिए कि आपके पास है ना, एक एग्जांपल लेते हैं जो मेरी पुस्तक में ही है, वही वाला लेते से। हमारा एक फार्मर है, ठीक है, उसने कोई पैसा नहीं लगाया, 0 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और पुरानी बार जो फसल में बीज बचे हुए थे उसको बो दिया और सिर्फ मेहनत करी। पैसा नहीं लगाया, मेहनत लगाया, और मेहनत लगा के उसने क्या करा?
गेहूं वीट उगा दिया, ठीक है, उस वीट की कीमत है मान लो 500 रुपए। हमारे किसान ने इनपुट में कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ मेहनत लगाई। आप बोलोगे सर थोड़ा तो पैसा लगेगा ना, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, अपन उसको अप्रोक्सीमेटली जीरो मानते हैं। जीरो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अगर आप जीरो नहीं मानोगे ना तो इतना पीछे जाओगे कि अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम जीरो से शुरुआत करते हैं। तो हमारे फार्मर ने सिर्फ मेहनत करी और कुछ पैसा नहीं लगाया, और 3-4 महीने मेहनत करने के बाद वीट गेहूं उगा दी, और उसने जो गेहूं है वो 500 रुपए की कीमत के उगा दी। तो क्या मैं कह सकता हूं, उल्टा लिख दूं उसको, वरना माइनस करने में तुम परेशान हो जाओगे। लिख, बेहतर रहेगा ऐसे, 500 वीट, ठीक है, ये जीरो इनपुट, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे फार्मर ने जीरो से हीरो बना दिया, यानी कि उसका रॉ मटेरियल जीरो था और उसने सामान 500 के लायक बना दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसका जीरो, उसने सामान 500 के लायक बना दिया। तो उसने कितना वैल्यू ऐड करा? 500, यानी उसकी मेहनत की कितनी वैल्यू हुई? 500। समझ रहे हो? तो हर एंटरप्राइज, हर एक फेज में जब सामान आगे बढ़ता है तो वो कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता है। आगे समझेंगे, ये देखो गेहूं बन गया, अब गेहूं का तो कुछ होगा नहीं, तो अब ये गेहूं क्या गया? आगे चला गया। किसके पास चला गया? मिलर के पास, यानी मिल वाले के पास। उसने क्या करा? किसान से वो गेहूं खरीद लिया। अब उसने जब गेहूं खरीदा तो उसको गेहूं कितने का पड़ा? जितना किसान बेचेगा उतने का ही इसको पड़ेगा। तो हमारे मिलर ने जीरो से शुरुआत नहीं की, उसने किसान से 500 रुपए में गेहूं खरीद ली। अब जब उसने 500 रुपए में खरीदे, उसने उसको छान के आटा वाटा बनाया, और मान लेते हैं 800 रुपए में उसने वो आटा जो है वो बेच दिया, ठीक है। गेहूं लाया 500 रुपए के, उसको छाना करा और पैकेट में लगा लोगों के, उसकी एमआरपी लगा दी 800 रुपए। यानी हमारे मिलर ने जो मेहनत करी है वो कितनी है? 800 माइनस 500, 300। वही कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल 500 का और बेच रहा है 800 का, मतलब बीच में मेहनत कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देखो, अब उसने आटा बना दिया, अब कुछ आटा हो सकता है घर चला गया, आप लोगों ने खरीद लिया, कुछ आटा जो है वो उसने आगे भेज दिया, किसको? बेकर को, बेकरी वाले। जब उसने बेकरी वाले को भेजा तो बेकरी वाले को वो आटा कितने का पड़ा? 800 रुपए का। यानी बेकरी वाले की मेहनत जो थी वो 800 से शुरू होती है। उसने 800 रुपए की मेहनत कहीं से खरीद ली है, तो उसने आटा खरीदा 800 का, और मान लेते हैं केक बना के 1000 रुपए में बेच दिया। मान लेते हैं केक बना के 1000 रुपए में बेच दिया। कितने का मार्जिन कमाया उसने? 200 का। तो क्या आप देख रहे हैं कि हर एक फेज पे जब सामान जाता है तो उस पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जाती है, उस पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जाती है, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? जीडीपीएमपी। क्या मिलेगा? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी कैसे बना? सर, वैल्यू एडेड बाय ऑल द फेजेस, सारे फेजेस की वैल्यू ऐड करते करते जीडीपीएमपी मिलता है। इसको हम जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। समझ में आया? एक बार और समझा दूं बेहतरीन तरीके से। देखिए, जो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड के अंदर हम कहते हैं कि जब भी कोई सामान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो वो व्यक्ति उसमें कोई चीज ऐड करता है, थोड़ी मेहनत ऐड करता है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। और ये वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? अरे पेज कम पड़ गया, एक मिनट रुकिए, नया पेज ऐड करते हैं। कीप न्यू पेज ऐड कीजिए भैया, इंसर्ट न्यू स्लाइड। अरे मेरा भाई, यहां से कर देते हैं न्यू स्लाइड, ठीक है। और इसका कलर हम कर देते हैं बेहतरीन सा। कहां गया भैया डिजाइन? हो जा भाई, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है जी। इधर आ जाइए और स्लाइड शो करिए, और करंट स्लाइड से, ठीक है। देखो, हम कह रहे हैं कि सर वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड मतलब मैंने कितनी मेहनत करी, वैल्यू ऑफ आउटपुट
मतलब मैं कितने में सामान बेच रहा हूं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी मैंने सामान कितने में खरीदा है। समझ में आ गया। इस एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये एग्जाम्पल है, फार्मर ने कुछ भी नहीं खरीदा और डायरेक्टली 500 में बेचा, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 500। अगर दूसरे नजरिए से मिलर के हिसाब से सोचे, तो मिलर ने फार्मर से 500 में खरीद के 800 में बेचा, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया, 300। इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 200। जब सारे वैल्यू ऑफ आउटपुट जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए, द वैल्यू दैट इट एड्स इज नोन एज GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको GDPMP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GDPMP। क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गया, कितना आसान है। तो पहला मेथड नेशनल इनकम का क्या कहता है कि सर आप वैल्यू एडेड निकाल लीजिए, और वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब इसमें से इसको माइनस करो, आपके पास GDPMP की चीज आ जाएगी। अब देखो, एक चीज समझना, यहां पर हमारे पास 3 लोग थे, फार्मर, मिलर और ब्रेकर। तो जब हमने तीनों के वैल्यू एडेड को जोड़ा, 500 प्लस 300 प्लस 200, तब हमारे पास आया GDPMP। आपको बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदे का आंसर होगा। आपको सिंपली यही करना है। क्या करना है सर, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको डायरेक्टली 2 चीजें गिवन होंगी, दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 2 4 5 बंदे नहीं होते, तब एक बारी फॉर्मूला लगाने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, 12वीं है, इतना आसान तो होगा नहीं ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करो, GDPMP आ गया है। खैर इतना ही आसान, बट इस फॉर्मूले में थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है। आप एक चीज अपने दिमाग में बिठाना, अगर आपको गाजर का हलवा बना बनाया मिलेगा, तो आप और मैं दोनों चुपचाप खाने का काम करेंगे, अपन दोनों उसके इंग्रेडिएंट खोजने का काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको पता लग गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लो 80 है, तो न तो हम कुछ सोचेंगे, हम डायरेक्टली 120 लिख देंगे वैल्यू एडेड, खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया, GDPMP आ गया। अगर एक चीज का पूछा है, 2-3 व्यक्ति होंगे तो दोनों तीनों का करके जोड़ देने का, जैसे एक ही है ना, मान लो 3 व्यक्ति हैं तो 500 300 200, बोले 1000 रुपए का आ गया GDPMP। एक ही व्यक्ति है तो एक बार माइनस करा आंसर, तो हमारा वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा, 200 माइनस 80, 120। बट अगर क्वेश्चन में गाजर का हलवा तैयार नहीं है, तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ कैसे जाएंगे, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि ये वैल्यू एडेड बना कैसे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैंने सिंपल भाषा में बताया, कितने में बेचा, यही मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब कितने में बेचा। क्या मैं इसको सेल्स लिख सकता, बताइए भाई, बेचने का मतलब तो सेल्स होता है। तो अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता, तो हम सेल्स ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सेल्स का मतलब भी तो वही है, ठीक है। और सेल्स भी नहीं मिला, तो चलो सेल्स का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने आपको बोला भैया ये पेन है 10 रुपए का, मैंने 5 पेन बेच दिए, कितने का सामान बेचा, आप बोलोगे सर 5 पेन बेचे 10 रुपए ईच के, यानी 50 रुपए। अगर सेल्स नहीं है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अब ये जरूरी थोड़ा है कि सारा सामान बिके, तो जो सामान नहीं बिका वो यहां आ जाएगा विद द नेम ऑफ चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है बेटा, अपन ने पहले भी पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, वापस समझिए कि अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं गिवन है तो हम क्या ढूंढेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स भी नहीं गिवन तो क्या करना है आपको, प्राइस इंटू क्वांटिटी। समझ में आ गया। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी सेम केस होगा, अगर बना बनाया मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं मिला तो खोजेंगे। ठीक है, अब समझो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल हमने कितना खरीदा। तो देखो इसकी जगह वैसे तो डायरेक्टली आता है, अगर ये इनडायरेक्ट में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा कैसा आएगा, आपको बोलेंगे डोमेस्टिक कंजम्पशन,
क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी भारत के अंदर से कितना रॉ मटेरियल आया वो गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत के बाहर वाला रॉ मटेरियल ढूंढ लो, यानी कि इंपोर्ट ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर इसमें भी आपको कभी डोमेस्टिक सेल मिल गई ना, तो इसका मतलब भारत के अंदर कितना बेचा। भाई हमें तो सेल्स निकालनी, इंडिया के अंदर प्लस इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर जो सेल्स हमने करी उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। समझ में आ गया? सो वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिला तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स भी नहीं है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक, ये भी है। और डोमेस्टिक सेल्स अगर मिल गया तो उसको एक्सपोर्ट ऐड कर दो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब भाई एक ही क्वांटिटी है तो वैल्यू एडेड किसके बराबर हो जाएगा? जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी। अब नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी एफसी, हमें कहां पर है? जीडीपी एमपी तक। तो जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। समझ में आ गया क्या? कितना आसान है। एक फॉर्मूला लगाया, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक दो तीन लोग हैं तो तीनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा उससे? जीडीपी एमपी, उसमें डेप्रिसिएशन एनएफआई और एनआईटी तीनों माइनस कर दो। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना तब और मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कुछ प्रिकॉशन। बेटा प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। प्रिकॉशन का मतलब कुछ चीजें जिनको हमें ध्यान रखना है, ये बहुत कॉमन है और आप चाहे कोई सा भी मेथड करो, वैल्यू एडेड इनकम या एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड में प्रिकॉशन अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है कि सर प्रिकॉशन क्या हो रहे हैं। देखिए जैसे अगर आप वैल्यू एडेड मेथड कर रहे हैं तो दो तीन चीजों को ध्यान रखिए। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स कभी काउंट नहीं होते, हमने पहले भी पढ़ा है कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड काउंट होता है। तो जो गुड इंटरमीडिएट है मतलब रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो चुका है उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। देख लीजिए हमने यहां पर इंटरमीडिएट वाले गुड को माइनस करा है। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, कोई सेकेंड हैंड गुड्स अगर आपने बेचा है तो वो काउंट नहीं होता नेशनल इनकम में, पर हाँ कोई कमीशन वमीशन है ना उसके ऊपर तो वो काउंट हो जाएगी। डोमेस्टिक सर्विस नेशनल इनकम में कभी काउंट नहीं होती। हाउसवाइफ की सर्विस, किचन वर्क, आपने खुद गार्डनिंग कर ली, ये सब काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने खुद के खाने के लिए खाना पकाया है तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा क्योंकि खरीद के तो आप बाहर से लाए होंगे। ये जो सारे सवाल है ना, ये एक क्वेश्चन आता है आपका इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, इसमें पूछे जाते हैं। हर बार एक 4 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको 3-4 चीजें बोलते हैं कि भाई 3-4 ऑप्शन दे दिए, ये बताओ नेशनल इनकम में काउंट होगा क्या, ये बताओ नेशनल इनकम में काउंट होगा क्या, आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो बेसिकली इन्हीं प्रिकॉशंस में से आपके उन सवालों के जवाब मिलते हैं। समझ में आ गया? पहला मेथड हमने नेशनल इनकम निकाली यूजिंग वैल्यू एडेड, कि लोगों ने कितनी मेहनत करी। इसको करने से हम जीडीपीएमपी तक पहुंचे, फिर हम नेशनल इनकम निकाल गए। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की जो कि है इनकम मेथड, यानी कि अब नेशनल इनकम हमें निकालनी है लोगों की कमाई से। ठीक है, अब जब लोगों की कमाई से हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हम देख लेते हैं कि लोग कमाते कैसे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बाजार में जाइए और कमाना शुरू करिए तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, हमारे दिमाग में सबसे पहला आता है किसी के यहां जाके नौकरी कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो वैल्यू एडेड के बाद जो इनकम मेथड है इसमें पहला पॉइंट आता है आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। सबसे आसान तरीका पैसे कमाने का क्या है? किसी के यहां जाके एम्प्लॉय बन जाइए, वो आपको पैसे कमा के दे देगा। और जब आप किसी के यहां जाके एम्प्लॉय बनेंगे तो वो आपको जो सैलरी देगा या वेजेस देगा वो 3 तरीके से देता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, मतलब कैश में आपको जो सैलरी मिलेगी,
या वेजेस मिलेंगे, दिहाड़ी मिलेगी? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। काइंड का मतलब क्या हुआ? हमारी तरफ से आपका खाना फ्री, हमारी तरफ से आपका आने जाने का खर्चा फ्री। तो ये भी आपकी सैलरी का ही हिस्सा है। मान लो 50,000 तनख्वाह मिली, 35,000 रुपए कैश मिल रहा है, 10,000 रुपए का आपको फैसिलिटी मिल रहा है। फैसिलिटी क्या मिल रहा है? जैसे ट्रेवलिंग फ्री कर दिया, खाना पीना फ्री कर दिया, ठीक है। तो कंपनी लिखती है 50, आपको मिलते हैं 35, बीच के 15 जो है ना, उनमें से 10 तो चले गए कहां? इन काइंड में, मतलब आपको फैसिलिटी दी गई। जो बाकी 5 है ना, वो जाते हैं इसमें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब आप जहां काम कर रहे हो, उस व्यक्ति ने आपकी तनख्वाह में से छोटा सा अमाउंट आपके बिहाफ पर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। सिंपल भाषा में आपने देखा होगा, पीएफ का पैसा कटाना इसको बोलते हैं। आपके पिताजी से पूछ लेना, वो बता दें। तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा उनको नहीं मिलता है, वो कंपनी खुद रख लेती है, जिसको वो खुद कहीं इन्वेस्ट कर देती है, जिससे जो रिटर्न मिलेगा वो आप जब नौकरी छोड़ोगे, आपका टेन्योर पूरा होगा, तब आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या हुआ कमाने का? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कहीं जाके मैंने नौकरी कर ली, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिले कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो ये 3 चीजें जोड़िए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मिल जाएगा। और मैं अगर आपको बोलूं कमाने का तरीका ढूंढिए, तो आप बोलोगे सर मेरे पिताजी के पास है ना जमीन पड़ी है, मैं उसको रेंट पे चढ़ा देता हूं। तो ये भी एक तरीका हो गया, रेंट। दूसरा तरीका होता है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? फर्ज कीजिए, मैं वापस एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे एग्जांपल जो आपको समझ में आएंगे। ये भैया हमारी बुक है, अभी तो हम इसको खुद ही छाप रहे हैं और खुद ही आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पर मान लीजिए मैं ये सारी हेडेक नहीं लेना चाहता। मुझे क्या है, तुम्हारे पास किताब पहुंच जाएगी, जा रे यार, नहीं देना मुझे कोई पर्सनल टच, मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑथर को पकड़ूंगा, एक पब्लिशर को पकड़ूंगा, उनको बोलूंगा ये मेरी किताब है, इसमें मेरा कॉपीराइट मटेरियल है, आप बेच दीजिए, ठीक है। सेलिंग में इतनी आपको दे दूंगा, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए। तो वो क्या करेंगे, मुझे पर यूनिट सेल पे 5% या 10% मार्जिन दे देंगे। तो बोलेंगे ठीक है सर, 350 की बेचना है, 35 रुपए आपके कट। अब बेचना कैसे है, कहां बेचना है, कितना बेचना है, वो सब हम संभाल लेंगे, आप तो बस कट रखो। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। यानी मैंने एक सब सॉइल एसेट बनाया, एक ऐसा एसेट जो मैंने बनाया, मेरी दिमाग की उपज है, उसको बेच रहे हैं लोग, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है? एक कमीशन मिल रहा है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, इसके अलावा कैसे कमा सकते हैं? सर किसी को लोन दे दो, वहां से पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट वो भी इसमें काउंट होगा। और बताओ सर, और मान लो सर मेरी कंपनी है, तो मैं क्या कमा रहा हूं? प्रॉफिट कमा रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट भी 3 तरीके से जुड़ता है, 3 चीजों को मिलकर प्रॉफिट बनता है। ऐसा प्रॉफिट, देखो क्या है, कंपनियां बोलती है साहब हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं होने के बावजूद भी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी जो आपने टैक्स जमा कराया सरकार को। एक होता है डिविडेंड, यानी जो आपने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग, सिंपल भाषा में बोले तो सेविंग। क्या बोलते हैं? सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। प्रॉफिट का मतलब वो नहीं जो मुझे मिला, प्रॉफिट में मुझे मिला वो तो काउंट होगा, इसके साथ साथ जो टैक्स दिया है वो भी काउंट होगा, और इसके साथ साथ आपने सेविंग रख ली, भी कंपनी को जरूरत है आगे साल के लिए, तो भी वो प्रॉफिट में काउंट होगा। ये तीनों जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। और कोई तरीका है पैसे कमाने का? एक और तरीका है, सर आपने सबकी कमाई गिन ली, पर सब्जी वाले की तो कमाई गिनी नहीं, वो व्यक्ति जो ठेला लगा के खड़ा है उसकी तो कमाई गिनी नहीं, वो व्यक्ति जो बाल काट रहा है उसकी कमाई तो गिनी नहीं, वो व्यक्ति जो परचूनी की दुकान खोल के बैठा है उसकी कमाई तो सर आपने कहीं गिनी नहीं ना। तो उस कमाई को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं बाजार में पैसे कमाने के। कौन कौन से? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट
प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। जब इन सब को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एनडीपीएफसी। बेटा, और नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए? एनएनपीएफसी। कैसे निकालेंगे? देखो, एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल, अभी इधर जा रहे हैं, प्लस एनएफआईए। समझ में आ गया? तो इनकम मेथड क्या कहता है कि इन सब चीजों को जोड़ लीजिए, जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लें। According to this method, income received by all residents for rendering their productive services, यानी जो काम उन्होंने किया है उसके बदले में जो पैसा आया है उससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं। इस मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? आ गया सिंपल। एक चीज और देख लो, इस मेथड की एक कलाकारी और है, इन सब को कंबाइनली ओएस बोलते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया तो हम सिर्फ इसको और इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रिकॉशन सेम वैसे ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना? एक चीज है बस इसमें, वो देख लो, विंडफॉल गेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कौन बनेगा करोड़पति में पैसे जीते, वो पैसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव सर्विस करके नहीं आए हैं, वो ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, लॉटरी इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, कौन बनेगा करोड़पति, वो सब काउंट नहीं होता है। ठीक है जी, बाकी सब तो सेम। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि पहले लोगों ने जो कमीशन रखा था उससे नेशनल इनकम निकाली, फिर लोगों ने जो कमाया उससे नेशनल इनकम निकाली, अब लोग जो खर्च कर रहे हैं उससे हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। चलो खर्च कैसे करते हैं, देखो पहले बात करते हैं हमारी। हम लोग कहां खर्च करते हैं? शौक में, उड़ाने का, हर जगह उड़ाने का, इधर उधर ऐसे वैसे। तो भैया हमारा जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट, यानी कि हम लोग फाइनल, क्योंकि फाइनल गुड्स पे कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप कोई भी खर्चा करो वो सब इसमें ही आएगा। आप गाड़ी भी खरीदोगे तो भी वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एसेट है, ऑर्गेनाइज, या बोले तो भारत की इकोनॉमी के लिए एसेट नहीं है। भारत की इकोनॉमी के लिए तो वो भी सामान है, चल खरीद रहा तू, चल। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हमारे द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर, वो कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब भैया हमने खर्चा कर दिया, काउंट हो गया। और कैसे कैसे कौन कौन खर्चा कर सकता है? भैया सरकार भी तो खर्चा करती है, बहुत खर्चा करती है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे द्वारा किया गया खर्चा, सरकार के द्वारा किया गया खर्चा। और क्या हो सकता है? और सर ये तो कंजम्पशन वाला खर्चा है, इन्वेस्टमेंट भी तो करती है सरकार, है ना? हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर देते शेयर्स वगैरह में, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस। ध्यान से देखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन नहीं हटा, डोमेस्टिक देश के अंदर, कैपिटल फॉर्मेशन एसेट बनाए गए हैं। अब एसेट भी दो तरीके के होते हैं कॉमर्स वालों, एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट। फिक्स्ड मतलब लंबे समय वाला जिसपे डेप्रिसिएशन लगता है, और करंट मतलब स्टॉक। ठीक है, तो भैया इस एसेट को अगर ये गिवन है तो एसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन वगैरह सब इसी पे लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, और एक होता है चेंज इन स्टॉक, और सिंपल भाषा में बोले तो इन्वेंट्री
इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? सिंपल ऊपर वाला लग रहा है, तो ऊपर वाला सिंपल है, चलो ये सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो खर्चे कैसे हो सकते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे द्वारा किया गया फाइनल खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया फाइनल खर्चा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी एसेट्स को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ। एसेट दो प्रकार के, फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक। और कोई खर्चा रह गया? ये सारे खर्चे देश के अंदर के जोड़ लिए तुमने, बाहर जो बेचो। नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका एक्स माइनस एम। पूछो 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 सर, एक्स क्यों हुआ एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में एम क्यों लिखा? देखो इको में एक सिंपल सा लॉजिक है, एक की एक ही होगी, मतलब एक चीज की एक ही शॉर्ट फॉर्म होगी। तो ई जो है ना, ये इक्विलिब्रियम को दे रखा है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है पहले भाई, 11वीं में इक्विलिब्रियम आता है तो हम ई लगाते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट के लिए ई खाली नहीं है, इसलिए हमने अगला शब्द देखा एक्स, तो इसलिए इसको लिखा एक्स। इको में भी यही लॉजिक है, मैं अपना लॉजिक नहीं बना रहा। सिमिलरली आई जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, तो इसलिए अगला शब्द आता है एम और इसको लगा एम। ठीक है, आप देखो मिक्स्ड इनकम जो हमने लिखी थी ना, इसमें भी वाई लिखा है। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, आई से नहीं, क्योंकि आई तो इन्वेस्टमेंट के पास है। समझ में आ गया? तो 1 2 3 और 4, इन चारों को जैसे ही जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्ट में लिख दूं इसको, है ना, शॉर्ट में लिख दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, दिखेगा बढ़िया। तो शॉर्ट में क्या लिखा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने इसको, और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वापस से जीडीपी एमपी। कैसे मिले, क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएफसी। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? कितना आसान है। तो जो तीसरा मेथड था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोगों के द्वारा किए गए खर्चे से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके, 3 मेथड देखे, वापस देखिए। पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं गिवन तो ये सब ढूंढो, ये नहीं गिवन तो ये सब ढूंढो, फिर वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम तक पहुंचे। दूसरा, लोगों की कमाई से नेशनल इनकम निकाली हमने कहा भैया ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इन सबको जोड़ दो, एनडीपीएफसी आ जाएगा। एनएफआईए जोड़ा इसमें, एनएनपीएफसी। और तीसरा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को जोड़ा, क्या आ गया? जीडीपी एमपी। और हमें कहां पहुंचना है? नेशनल इनकम एनएनपीएफसी तक। ये आपके तीनों मेथड यहां पर समाप्त हो गए। हम एक काम करेंगे, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक वीडियो और मैं लाऊंगा सेपरेट, जिसमें सिर्फ ये तीनों के तीनों फॉर्मूले ही पढ़ेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला एक बार बनाना सीखेंगे, रिवाइज करेंगे 10 मिनट में सारे फॉर्मूले। ठीक है ना? उससे पहले अभी अपन बात करते हैं इसकी थ्योरी। अब देखो, नेशनल इनकम की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब सेम है, देख लेना, क्योंकि पिछले कई सालों से थ्योरी ही आ रही है। ये जो न्यूमेरिकल की जितनी भी चाव है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और थ्योरी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, थ्योरी में सबसे पहले आता है आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। दिल पे हाथ रख के बताना कितने बच्चों ने इंडेक्स नंबर पढ़ा है 11वीं में, स्टैट्स का 11वां चैप्टर। दिल पे हाथ रख के बताओ भूल गए? ठीक है, अगर आप भूल भी गए हो तो उसमें एक चीज जरूर आपको याद होगी, होनी चाहिए थी, P01। या 0 का मतलब होता है बेस ईयर का प्राइस और 1 का मतलब होता है करंट ईयर। ये याद है क्या किसी को? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंधला धुंधला याद आ रहा है? वापस याद दिला देता हूं। देखो, बेस ईयर का मतलब होता है एक ऐसा साल जिसमें किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, यानी एक ऐसा साल जो बिल्कुल सन ठंडा चला है।
और करंट ईयर मतलब इस साल का। ठीक है, तो हम जो अभी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं वो भी करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हैं। करंट प्राइस मतलब इस साल का प्राइस और कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर का प्राइस। अब बेस ईयर का प्राइस लेने से एक फायदा होता है, हमने बोला ये पेन बेस ईयर में 10 रुपए का था, ठीक है, इसके हिसाब से नेशनल इनकम निकाल लें, तो चाहे प्राइसेस कितनी भी महंगी हो जाए, चाहे हम 2100 में पहुंच जाए, हम इस पेन को 10 रुपए का ही काउंट कर रहे हैं, तो इससे हम एक्चुअल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो 2030 में ये पेन 40 रुपए का पहुंच गया, आप बोलो साहब मजा आ रहा है, हमारी नेशनल इनकम 200 हो गई। अबे पेन 40 का पहुंच गया, तूने सिर्फ 5 ही यूनिट बेची है, चौड़ में मत आ, नुकसान में आ, ये तो महंगाई की वजह से नेशनल इनकम बढ़ रही है। अगर इस प्राइस को हम 10 रुपए का काउंट करेंगे, तेरी नेशनल इनकम मात्र 50 रुपए है। तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब होता है आज के दामों पे, नेशनल इनकम आज के दामों पे काउंट करना। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। आज के दामों पे नेशनल इनकम काउंट करना, जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है बेस ईयर के दाम पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। देखो सीधी सी बात है, ये अपन ने इंडेक्स नंबर में ही पढ़ा था कि बेस ईयर के हिसाब से जब भी कैलकुलेट करेंगे हम खुश रहेंगे, क्योंकि उससे रियल पिक्चर पता लगती है। प्राइस तो सेम रखा हमने, 10 रुपए का 10 रुपए ही रखा, चाहे तुम कौन से भी साल में जाके काउंट करो, तो इससे रियल पिक्चर पता लगती है। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम बोलते हैं, जबकि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को, आज के दामों को, नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। तो रियल नेशनल इनकम बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि वो किसी भी प्रकार से प्राइस फ्लक्चुएशन में नहीं आती है और वो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को बताएगी। क्यों? एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि 2010 में हमने 5 पेन बनाए, 2020 में हमने 4 पेन बनाए। मैं आपसे पूछता हूं अच्छा क्या है, कहां पर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं? आप बोलोगे साहब यहां, पर मैं आपको ये बताऊं ही ना और ये बोलूं कि 2010 में हम 50 रुपए की नेशनल इनकम बना रहे थे, जबकि 2020 में हम 200 रुपए की नेशनल इनकम बढ़ा रहे हैं। अब बताओ कौन सा अच्छा है? आप बोलोगे साहब हम तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। बस आप धोखे में क्यों हो? क्योंकि यहां पर पेन प्राइस था 10 रुपए, अब महंगाई बढ़ने की वजह से पर पेन प्राइस हो गया 50 रुपए। तो आपको जो दिख रहा है ना कि नेशनल इनकम अच्छी है, वो अच्छी इसलिए है क्योंकि महंगाई हो गई। हमारे प्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं बढ़ी, बस महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई तो नुकसान है। तो इसलिए अगर करंट ईयर के प्राइस पर नेशनल इनकम काउंट होती है तो वो नुकसान देती है। आपको हमेशा बेस ईयर के प्राइस 10 पे काउंट करो, 40 रुपए आएगी नेशनल इनकम तुम्हारी। अब देखते हैं कि अगर हमको पता है कि हमारी नेशनल इनकम आज के दाम पे कितनी आ रही है, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कांस्टेंट प्राइस पे कितनी आएगी? मतलब कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस। देखो बहुत आसान है। मैं ये कह रहा हूं कि आज के हिसाब से मेरी नेशनल इनकम है 200, अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया ना उसके हिसाब से, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि 2010 के हिसाब से ये 200 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करना। तो बहुत सिंपल है, हम डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स से। प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? महंगाई कितनी बढ़ गई। देखो भैया, हमारी नेशनल इनकम आई है 200 करंट ईयर में, महंगाई 5 गुना बढ़ गई है। कितनी? 5 गुना। 500 इंटू 100। भाई 5 गुना को 500 क्यों लिखते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11वीं में, ठीक है। वापस याद दिला देता हूं। तो इंडेक्स जो होता है ना, प्राइस इंडेक्स हो या कोई सा भी इंडेक्स हो, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 100। 100 इज इक्वल टू 1 कहा जाता है, ठीक है। तो 500 का मतलब होता है 5 टाइम, 600 का मतलब होता है 6 टाइम। तो क्या फॉर्मूला बना? नेशनल इनकम
एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई कितनी हुई है इंटू 100। इससे मैं मेरी कांस्टेंट नेशनल इनकम पे आ सकता हूं कि कांस्टेंट प्राइस पे कितनी नेशनल इनकम होगी। वरना सोचो कितना मुश्किल रहेगा कि मैं हर एक चीज को काउंट करूंगा। ठीक है, इस साल सब्जियों का प्राइस इतना था, अब उतना हो गया। एक एक चीज को हम काउंट नहीं करेंगे, हम टोटल नेशनल इनकम निकाल लो। महंगाई कितनी बढ़ गई भैया, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, डिवाइडेड बाय कर दो, खत्म हो गया पक्का। सिंपल, इजी हो गया ना। चलिए क्लियर है, तो इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, यानी कि क्या चेंज आया। आगे बढ़े, चलो ठीक है, समझ में आ गया। सेम गोज विथ जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के प्राइस पे जीडीपी की वैल्यू निकालना, जबकि नॉमिनल जीडीपी होता है करंट ईयर के प्राइस पे वैल्यू निकालना। रियल जीडीपी बढ़िया है क्योंकि वो किसी भी प्रकार के फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस से नहीं अफेक्ट होता। अगर आप बेस ईयर का प्राइस 10 रुपए ही लेके चलोगे तो कुछ भी कर लो, आपकी कहानी बिल्कुल सेम होगी। समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है कि आपका जीडीपी कितना चेंज हो गया प्राइस की वजह से। जैसे मान लो अभी जीडीपी आ रहा है आपका 100, ठीक है, रियल जीडीपी, जबकि मतलब बेस ईयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जांपल में समझा देता हूं, देखो ये कहां गया भैया हमारा एग्जांपल, अरे एग्जांपल खो गया हमारा। चलो वापस ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। फर्ज कीजिए वही लेते हैं, 5 पेन 4 पेन 50 रुपए 200। क्यों, यहां पर पेन प्राइस था 10 रुपीज, यहां पर पेन प्राइस हो गया 50 रुपए। देखो अगर हम बात करें कि 2020 में जीडीपी कितना है, आप बोलोगे साहब 200 रुपीज, पर मैं बोलूं 2020 का जीडीपी निकालो ये वाले प्राइस से, तो आप क्या बोलोगे सर 4 पेन है 10 रुपीज ईच। तो अगर 10 रुपए के हिसाब से काउंट करें तो हमारा रियल जीडीपी कितना आ रहा है 40 रुपए। क्या मैं कह सकता हूं कि 5 गुना जीडीपी बदल गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। 5 गुना जीडीपी बदल गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। ठीक है, तो ये जो 5 गुना है ना, ये कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर। कैसे निकाला देखो, 200 डिवाइड बाय 40, तो 200 मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो ये आ जाएगा 500 टाइम। जो अपन ने निकाला था ना प्राइस इंडेक्स, कितना हो गया 500 हो गया, मतलब 5 गुना महंगाई बढ़ गई। अच्छा, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए, क्या जीडीपी और वेलफेयर ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? मतलब मैं कह रहा हूं कि भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलफेयर बढ़ रहा है, मतलब भलाई बढ़ रही है, हाँ या ना? लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, हाँ या ना? तो जवाब होगा नहीं। विकास बढ़ने से लोगों की भलाई हो रही है, इसका कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि देश में जीडीपी बढ़ जाए पर लोग और बदतर कंडीशन में आ जाए। ये भारत में देखने को हो सकता है, मिल जाए। क्यों? 5 वजह हैं इसकी। सबसे पहली वजह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। हमारा जो जीडीपी होता है ना, वो टोटल होता है किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का। इन तीनों को जोड़ दो, आपका जीडीपी आ जाए। जबकि वेलफेयर, लोगों की भलाई कैसे होगी, जब ये तीनों सेक्टर अच्छे चले। जैसे ये मान लो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। ये प्राइमरी इतना ही चला, सेकेंडरी इतना चला, टर्शरी इतना चला, जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने से फायदा है। पर लोगों का फायदा पता है कहां है? लोगों का फायदा यहां है। जब ये तीनों सेक्टर बराबर चले, इससे भारत के हर तबके का फायदा हो। पर जीडीपी को बढ़ाने के लिए इसको करना जरूरी नहीं है। आज आप देख रहे हो किसान तो बेचारा गरीब है, फिर भी देश विकास है।
विकसित की तरफ जा रहा, बढ़िया जा रहा ऊपर की तरफ, क्यों? इस वजह से जीडीपी तीनों को जोड़ के बनता है, जबकि वेलफेयर तीनों को इंडिविजुअली देखते हुए बनता है। इसलिए जीडीपी और वेलफेयर दोनों अलग है। नेक्स्ट, जीडीपी तब भी बढ़ सकता है जब महंगाई बढ़ जाए। महंगाई बढ़ा दो, जीडीपी बढ़ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है। करंट ईयर के प्राइस पे पेन वाला एग्जांपल, भाई पेन तो 4 बनाए पर 50 रुपए का कर दिया, देखो कितनी कमाई हो गई। तो जीडीपी प्राइस की वजह से बढ़ सकता है, पर महंगाई से वेलफेयर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, जीडीपी के अंदर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज काउंट नहीं होते। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज मतलब ऐसे एक्सचेंज जिनमें पैसा नहीं है, जैसे किसी की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, ठीक है, किसी बूढ़े व्यक्ति के रोड क्रॉस कराना, उनका ध्यान रखना, देशभक्ति करना, ये सारी चीजें वेलफेयर में तो आती हैं, पर ये सारी की सारी चीजें पेन गिरने की तरह जीडीपी में नहीं आती है। तो हमको क्या करना है? पेन की तरह वेलफेयर को उठाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जीडीपी के अंदर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज काउंट नहीं होते, जबकि वेलफेयर में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज काउंट होते हैं। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट हैं। मान लो जीडीपी बढ़ रहा है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। जीडीपी तो बढ़ रहा है, देश बोलेंगे अच्छा चल रहा है, पर लोग तो मार रहे हैं ना, वेलफेयर नुकसान हो रहा है। लास्ट लास्ट क्या, सेकंड लास्ट, एक्सटर्निटीज। ये मेरे पेपर में भी आया था 3 नंबर का, तुम भी याद रखना। एक्सटर्निटीज का मतलब होता है ऐसी चीजें जो नुकसान पहुंचाती हैं पब्लिक को, पर उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी को सजा नहीं होती। जैसे पॉल्यूशन करना, तेज आवाज में कोई डीजे वीजे बजाना, या फिर जो फैक्ट्री का टॉक्सिक वेस्ट है वो जमीन में फैल जाना या नदियों में बहाना, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, पर इसके लिए किसी को सजा नहीं दी जा सकती। ये होती है एक्सटर्निटीज, दीज थिंग्स जिसके लिए किसी को पेनलाइज नहीं किया जा सकता है, किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, बट ये वेलफेयर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ज्यादा पॉल्यूशन आप करोगे तो इसके लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, पर ये वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। समझ में आ गया? लास्ट, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। जीडीपी इन्फ्लेशन को 7/7 रख के नहीं चलता है, ठीक है। मान लीजिए जीडीपी बढ़ा 5%, पॉपुलेशन बढ़ गई 8%, तो भैया जीडीपी बहुत कम बढ़ा है, खाने वाले लोग 8% बढ़ गए जबकि खाना 5% बढ़ा है। जीडीपी में पॉपुलेशन का कहीं ओके नहीं होता, मतलब किसी भी तरीके से हम उसको बाइफरगेट नहीं करते, इसलिए जीडीपी और वेलफेयर ये दोनों सेपरेट चलते हैं। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बुक के अंदर मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लास्ट टॉपिक, ग्रीन जीडीपी। ये 1 नंबर का पूछ लेते हैं, ध्यान से समझ लेना। ग्रीन जीडीपी मतलब जीडीपी जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हुआ है। जैसे मान लो हमारा जीडीपी है 10 लाख रुपए, कितना है? 10 लाख। पर ये 10 लाख रुपए का जीडीपी बनाने के लिए हमने पॉल्यूशन करा, गंदगी फैलाई, और अगर उस गंदगी की एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें, खैर निकाल नहीं सकते अपन, पर एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें तो वो आती है करीब 2 लाख, कि हमने एनवायरमेंट को 2 लाख रुपए तक का नुकसान दे दिया। हमारा जीडीपी कितना बना? 10 लाख रुपए, पर ये 10 लाख रुपए का जीडीपी बनाने के लिए हमने एनवायरमेंट को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान दे दिया, तो हमारा ग्रीन जीडीपी होता है 8 लाख। मतलब ये वो जीडीपी है जो बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हमने बनाया है, यानी जीडीपी एडजस्टेड फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो आपने जीडीपी करा है उसमें से एनवायरमेंट को होने वाले नुकसान के बराबर की वैल्यू हटा दीजिए, जो बचा है वो जीडीपी है जो आपने एनवायरमेंट को साथ में लेकर बनाया। जैसे जैसे ग्रीन जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे देश का विकास और होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर हो गया यहां पर समाप्त। कल अपन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे और फॉर्मूले को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। बालकों, अगर अब तक आप लोग हमारे सारथी बैच में ज्वाइन नहीं किए हो तो आ जाइए, छुट्टियां चल रही हैं, अभी आपके पास गोल्डन चांस है कि आप रिवाइज कर लें,
ठीक है, 10 दिन की छुट्टी है तो 10 दिन में आप पुराने रिवाइज कर लो, पुराने आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, ताकि जब हम वापस से रीओपन करेंगे आप लाइव पढ़ सके। 3100 में अकाउंट्स, इको बिजनेस तीनों सब्जेक्ट हम लाइव पढ़ा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। एनरोल करने के लिए बस 3 स्टेप है, आपको thegaurav.com पे जाना है, ये बैनर दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और एनरोल नाउ कर लेना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बैच में एनरोल करने से लेकर के, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कर देना, नंबर सेव कर लेना, मैं भी कर लूंगा, ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।